तो अब हम लोग जानते हैं ब्लेड टेम्पलेट के बारे में, क्योंकि आप जब भी व्यू यूज करोगे लैरावेल का तो उसमें आप ब्लेड टेम्पलेट ही यूज करोगे। कंपलसरी नहीं है ऐसा, आप डायरेक्ट HTML और PHP भी यूज कर सकते हो, जैसा मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। बट चूंकि ये ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन इसके साथ आता है तो हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि आपको रिसोर्सेज के अंदर व्यू फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपके ब्लेड टेम्पलेट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी welcome.blade.php बना हुआ है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक नया व्यू बनाता हूँ, न्यू फाइल, यहाँ पे हम लोग करते हैं app.blade.php। ठीक है, मैंने इसका नाम कर दिया app.blade.php। अब इसमें HTML हेड और बॉडी टाइटल भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक HTML हो गया। अब सबसे पहले हम लोग राउट से इस व्यू को एक्सेस करेंगे। तो राउट में आपके पास जाना है वेब पे जाना है, यहाँ पे बिल्कुल जैसा इन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ऐप। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे हम लोग अपना इसका नाम डालते हैं ऐप, क्योंकि हमने अभी बनाया app.blade.php। तो .blade.php आपको हटा के बाकी जो नाम आप डालोगे वो डाल देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे आप डेटा पास कर सकते हो। तो सबसे पहले डेटा आप एरे के फॉर्मेट में पास करोगे और वो भी एसोसिएटेड। तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा नाम का एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा में हम लोग दे देते हैं टाइटल पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब हम लोग ये डेटा यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, हमने डेटा पास कर दिया और हमारा app.blade.php आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ h1 ऐप पेज। अब सबसे पहले एक्सेस करके देखते हैं कि क्या हमारा ऐप पेज एक्सेस हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है हमारे पास। अब जो सबसे पहला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर जो आपने डेटा ऑलरेडी आपने यहाँ से अगर लेकर आए हो, या तो कंट्रोलर से लाओगे या फिर यहीं राउट से, तो जब आप जो पास करते हो तो आप इससे एक्सेस नहीं करते हो, ये ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो आपका एसोसिएटिव एरे का नेम है वो बन जाता है वेरिएबल और ये बन जाता है इसका वैल्यू। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है app.blade.php में, यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, $टाइटल इको कराना पड़ेगा, तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे इको कैसे होता है। डबल करली ब्रेसेस ओपन करो और बस लिख दो डेटा और क्लोज कर दो। ठीक है, सेव कर देते हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, laravel.tutorial.app। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अनडिफाइंड वेरिएबल क्या आ रहा है, डेटा। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना चाहिए था। यहाँ पे आई गेस मैंने टाइटल ही दिया है। हाँ टाइटल है, मैंने इससे एक्सेस कर दिया था तो आपने देख लिया कि एरर आ रहा है। अब मैं फिर से इसको एक्सेस करता हूँ और आप देखोगे अब यहाँ पे भी ऐप पेज दिखा रहा है, मतलब हमारे टाइटल में भी ऐप पेज ही आ रहा है जो हमने वहां से भेजा। तो फर्स्ट चीज तो आपने ये चीज जान ली। अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि अगर ये जो टाइटल है इसके जगह पे अगर मैं कंटेंट भेज रहा होता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे इको ना करा के मैं यहाँ पे करवाता हूँ, तो यहाँ टाइप कर देता हूँ कंटेंट। ठीक है, और अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप पेज आ चुका है। अब मैंने अगर इसके यहाँ पे जो डेटा पास किया है, अगर इसमें मैं अभी अगर किसी तरीके का h1 टैग पास कर देता हूँ, कोई HTML पास कर रहा हूँ, तो आप देखो कि ये क्या होगा। देखो ये हमारे पास h1 नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि इसको स्किप कर दिया जा रहा है।
मतलब ये है कि ये जो आपका डबल कोट वाला है ये ऑलरेडी आपको XSS अटैक से बचाता है। तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक तरह का अटैक होता है जिसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट आपके कोड में एंटर कर देता है। आपने यूजर को दिया है कि आप एंटर करो अपना नाम, उसने स्क्रिप्ट डाल दिया, तो अगर वो स्क्रिप्ट डालेगा भी तो आप देख सकते हो कि कोई भी HTML इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा रेदर देन कि इससे। बट कभी कभी आपको HTML चाहिए होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो अनस्क्रिप्ट डेटा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डबल नहीं सिंगल कर्ली ब्रेसेस के साथ 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दो और ये आपका अनस्क्रिप्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे और देखोगे तो ये H1 में आने लग गया, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं सोर्स को तो देखो H1 आ रहा है। अब जो हमारे पास दूसरी चीज है वो है इफ एल्स का कंडीशन, कि इफ एल्स कैसे लगाते हैं ब्लेड टेम्पलेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड टेम्पलेट में टाइप करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये हटा ही देता हूँ ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इन चीजों से। तो इफ एल्स के लिए आपको क्या करना होता है कि PHP वगैरह टैग आपको ओपन नहीं करना है, आपको क्या करना है @ लिखना है और इफ लिखना है, फिर जैसा आप PHP में लिखते हो वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इफ हमारे पास जो डेटा आ रहा था कंटेंट इक्वल टू ऐप पेज आ रहा था, जो भी था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये H1 हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐप पेज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप पेज। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई सेमीकोलन कुछ स्टार्ट नहीं करना है, ना ही आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है। आपने इफ लिख दिया, अब इफ का कंडीशन ऑन हो चुका है, आप लिखते रहो। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो हेलो लिख सकता हूँ, ठीक है, या कंटेंट प्रेजेंट लिख दिया मैंने। या फिर अगर यहाँ पे चेक करना था तो मैं इसको ऐसे चेक कर सकता था, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं है तो आप क्या करो, इसको इको करवा दो, ठीक है, $कंटेंट, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं है तो आप इको करवा दो। और आपको सबसे बड़ा इसमें काम करना क्या होता है कि जब आप एंड कर रहे हो तो क्योंकि कर्ली ब्रेसेस है नहीं, तो आपको क्या करना है, एक और @ लगाना है और यहाँ पे लिखना है एंड इफ। तो देखो आप ये एंड हो गया, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं तो आप देखोगे ऐप पेज दिखा रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसमें कर दूं इज नॉट इक्वल टू की जगह पे कर दूं इक्वल टू मतलब ब्लैंक होना चाहिए, और तब करूं तो ये फॉल्स होगा, तो प्रिंट नहीं करेगा। एक्चुअली ये कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ कंडीशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं एल्स पे, ठीक है। तो एल्स इसमें कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा @else, ठीक है, एल्स। और यहाँ पे आप फिर से कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो कंटेंट एम्प्टी, ठीक है। अगर कंटेंट नहीं है तो आप कंटेंट एम्प्टी दिखाओगे, तो अभी तो ये ऐप पेज दिखाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग कंटेंट हटा देते हैं तो आप देखोगे कि ये दिखाएगा कंटेंट एम्प्टी। तो आप समझ चुके हो किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसमें एक एल्स इफ का भी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहीं पे एल्स इफ टाइप करना है, फिर जिस तरीके से आप PHP में करते हो उसी तरीके से सेम यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे आप डाल दो एल्स इफ कोई भी कंडीशन, नॉट इक्वल टू नॉट, या कुछ भी आप कंडीशन डाल के इसी तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर एक और एल्स लिखना है तो एल्स, ठीक है, एल्स, और इसके नीचे आप कुछ भी अपना लिख सकते हो जो भी है कंडीशन। तो आप देख सकते हो अभी भी ये ऐप पेज करेगा क्योंकि पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग इफ लिखना है, आपको @ लिखना है, इफ लिखना है, कंडीशन जैसे नॉर्मल PHP में लिखते हो वैसे लिखना है, कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है और ना ही कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है। और इसको एंड कैसे करेंगे, @end if, एल्स लगाना है else if, और इसके नीचे आप जितनी मर्जी उतने कंटेंट लिखते जाओ, इसके नीचे जितनी मर्जी उतनी कंटेंट लिखते जाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक लाइन। तो आप समझ गए हो कि किस तरीके से इफ कंडीशन काम करता है।
अब मैं आपको बताता हूँ स्विच कंडीशन कि स्विच कंडीशन कैसे काम करता है। तो स्विच में क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ, आपको स्विच कंडीशन में भी बिल्कुल उसी तरीके से इफ एल्स जैसा लिखना है, @SW स्विच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि मैंने प्लगइन डाला हुआ है तो ये ऑलरेडी आ चुका है। स्विच में आप यहाँ पे टाइप डाल रहे हो, टाइप की जगह पे हमारे पास क्या था, कंटेंट था, कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है केस 1 है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो केस 1 एक्टिव, यहाँ पे टाइप कर दो केस 2 एक्टिव, यहाँ पे डिफॉल्ट में आप कर दो डिफॉल्ट। तो अभी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप देखना डिफॉल्ट वाला चीज प्रिंट होगा। ये देखो डिफॉल्ट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके जगह पे 1 पास कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन में 1 2 दिया है, अगर आपको स्ट्रिंग पास करना चाहते हो तो आप ऐसे भी पास कर सकते हो, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल 1 कर देता हूँ, तो आप देखोगे केस 2 एक्टिव हो गया। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में आप हेलो डालते तो अब क्या होगा, केस 1 एक्टिव, देखा आपने। तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये स्विच, @स्विच लगाना है, @एंड स्विच करना है, कंटेंट लगाना है, @केस ब्रेक डिफॉल्ट, बिल्कुल उसके जैसा ही सिमिलर है, बस आपको कहीं भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नहीं करनी है और लगा लगा कर करना है। अब स्विच के बाद हम लोग देखते हैं फॉर लूप, क्योंकि लूप चलाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप ही देखते हैं। तो फॉर में भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, पहले आपको @ लगाना है, फॉर लगाना है और उसके बाद एक कंडीशन ऑन कर देना है, ठीक है। और कोई भी चीज जिसमें इसमें आप जब ऑन करें तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे बंद करोगे, कर्ली ब्रेसेस तो है नहीं, आप टाइप करोगे एंड फॉर, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी लिखूंगा मैं वो सेटिस्फाई होगा। तो अब चलिए फटाफट क्या करते हैं, जो हम लोग पॉपुलर प्रोग्राम है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और ले जाते हैं हम लोग 5 या 10 जितने भी मर्जी है, चलिए 5 भी कर लेते हैं और $i++, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, इको करा देता हूँ $i। अब आप देखोगे वो 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हो गए, सॉरी ये यहाँ पे मैं भूल गया था कि इको कराने के लिए हमें डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना होगा। अब होगा प्रिंट 0 1 2 3 4। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर लूप लगाना इसमें कितना आसान है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर ईच का, ठीक है। फॉर ईच क्या होता है, ऑब्जेक्ट या एरे को आइटरेट करने के लिए, उसके सारी वैल्यू जितने हैं आपको पता नहीं है तो भी आप आइटरेट कर सकते हो। उसको कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेंट में ऑलरेडी कंटेंट की जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एक और एरे पास कर देते हैं, तो कंटेंट एक एरे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पास करते हैं हम लोग 1, फिर यहाँ पे पास कर देते हैं 2, यहाँ पे 3, तो ये हमारे पास एक एरे बन चुका है कंटेंट का। अब जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। तो फॉर ईच जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है फॉर ईच, और यहाँ पे जब आप एंड कर रहे हो तो फॉर के बाद ईच लगा दो, ये हो गया। कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है $content as $content, जो भी लिखना है आपको। मैं फिलहाल सेम ही वेरिएबल रख लेता हूँ ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर $content यहाँ पे भी इको करा देते हैं। अब देखो वहां पे हमने 1 2 3 कराया था, यहाँ पे भी 1 2 3 आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइल की। तो वाइल भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, यहाँ पे हम लोग फॉर ईच की जगह पे क्या करेंगे, वाइल लिख देंगे, वाइल लिख दिया, एंड फॉर ईच की जगह पे एंड वाइल लिख देंगे। यहाँ पे हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या होगा, $i < 3, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं $i = 1, यहाँ पे हम लोग $i को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये एरर आ गया क्योंकि अनडिफाइंड वेरिएबल वो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब भी आप, जब अब मैंने ये लिखा तो ये तो PHP है नहीं,
क्योंकि यहाँ पे PHP टैग ना तो टैग ओपन किया, अगर मैं यहाँ पे PHP टैग लगा दूं तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो कर देते हैं i++, ठीक है। अब जब मैं इसको इको कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 आ चुका है। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम लोग while भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये डायरेक्ट जब यहाँ पे हम लोग ब्लेड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे PHP के लिए PHP टैग बिल्कुल पहले जैसा क्यों करें। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो $PHP, ठीक है। और उसी तरीके से जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे एंड भी कर देंगे हम लोग $PHP, ठीक है। अभी भी ये बिल्कुल काम करेगा, एरर नहीं आ रहा। तो आपने देख लिया कि PHP भी अगर यूज करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब दूसरी चीज बात ये आती है कि कमेंट कैसे करें, ठीक है। तो इसमें जो कमेंट होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। आपको क्या करना है, डबल करली ब्रेसेस ओपन, और ये तो करना ही है, इसमें डबल डालना है और ये कमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे आप कमेंट है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे देखूं तो ये नहीं आएगा, ना ही इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है कमेंट। जबकि अगर आप HTML यूज करते होगे तो उसमें कमेंट सोर्स में दिखता है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो भी कमेंट नहीं दिखेगा। तो ब्लेड का हमारे पास ये फायदा है कि हमारे लिए कमेंट होता है बट यूजर नहीं देख सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंक्लूड कैसे करें। जैसे PHP में हमारे पास इंक्लूड था, तो इंक्लूड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग और व्यू बना लेते हैं। तो जो व्यू हम लोग बनाने वाले हैं उसका नाम रखते हैं error.blade.php, ठीक है। और इसमें मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, बस इतना लिख देता हूँ एरर एक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे इसको। तो मैं फिलहाल के लिए ये सारा हटा देता हूँ ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप वही सीखो जो मैं अभी बता रहा हूँ जस्ट करेंटली। तो आपको क्या करना है, इसमें @ लगाना है, इंक्लूड लिखना है, और सेम PHP में जैसा करते हो आप उसी तरीके से यहाँ पे आप नाम दोगे। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या है, एरर, ठीक है। मैंने नाम दे दिया, और आपको .blade.php मैंने बताया कि आपको स्किप करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एरर एक्टिव आ गया। इसका मतलब जो हमने ये दूसरा पेज बनाया था .blade.php वो हो चुका है टाइप। अब हम लोग जो सबसे मेन काम देखते हैं वो ये देखते हैं कि लेआउट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर एक हेडर फुटर हर एक वेबसाइट का सेम होता है तो हम लोग एक क्या करते हैं कि लेआउट बना लेते हैं जिसमें हेडर फुटर रहता है, बीच का कंटेंट चेंज होता है, तो उसको बस वेरिएबल रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक फाइल बना लो लेआउट नाम का, layout.blade.php, ठीक है। अब ये जो हमने इसमें app.php में लिखा है इसको क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं और लेआउट में जाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें, यहाँ पे हमें कंटेंट डालना है, ठीक है। ये इंक्लूड मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो दो चीजें आती है, पहली कि टाइटल सबका चेंज होता रहेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे टाइटल के साथ जो हर एक पेज में रहेगा और वो हेडर का पार्ट है तो चेंज करना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, yield, 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 और इसका एक नाम दे देना है। तो मैं फिलहाल के लिए टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे भी हमें जो मेन कंटेंट है उसको भी इको कराना है, तो उसको भी हम लोग yield करा देते हैं, YIELD लिखा, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कर दिया। अब कई बार ये होता है कि हमारे पास साइड बार भी होता है, वो भी एक अलग सेक्शन होता है, तो वो बना के देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन, और यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं साइड बार। इसमें कुछ कंटेंट हो सकता है कि हमेशा सारे सेक्शन में रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी कोई कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज पेरेंट कंटेंट, जो कि सब में होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं
शो, ठीक है, मतलब जो कि वो करेगा इसको इनहेरिट करेगा, वो उस वहां पे जो कंटेंट डालेंगे इस सेक्शन का वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया इतनी चीजें। तो आप यहाँ पे अब बस बात आप ये समझो कि जो भी कंटेंट हमें दूसरे पेज से लाना है उसको हम लोग यील्ड करेंगे, और अगर कोई सेक्शन है जिसमें ऑलरेडी कुछ चीजें डाले हुए हैं और कुछ नई चीजें ऐड करना है उसको सेक्शन बना देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमारा ऐप था, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे जाके आपको लिखना है, अगर आप उस लेआउट को इसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको बस लिखना है एक्सटेंस और यहाँ पे उसका नाम दे देना, नाम क्या है, लेआउट, ठीक है। तो अब बस इतना लिखते ही क्या होगा कि जो भी इस लेआउट में था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखो यहाँ पे आ गया, दिस इज पेरेंट कंटेंट, जो भी यहाँ पे आपने लिखा था वो सब आ चुका है। अब बात ये आती है कि जो इतने सारे जो हमने बनाए थे सेक्शन जहाँ पे हमें डिफरेंट वैरायटी के कंटेंट डालने थे वो कैसे डलेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे टाइप करो @सेक्शन और फिर उसी तरीके से हर एक सेक्शन को आपको क्या करना है, एंड करना है, एंड द सेक्शन, ठीक है। अब बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट डाल देते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आपको इस सेक्शन का नाम भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक सेक्शन तो है नहीं, तो आपको नाम बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सेक्शन है। तो हमने क्या डाल दिया, कंटेंट डाल दिया, यहाँ पे एंड लिख देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो कंटेंट यहाँ पे हमने यील्ड किया है, जो भी हम इसके बीच में डालेंगे दिस इज कंटेंट, वो यहाँ पे यील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो आ गया, दिस इज पेरेंट कंटेंट और दिस इज कंटेंट, ये यील्ड हो गया। अगर आपको इसको देखना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें एक div लेते हैं और div के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसका क्लास दे देता हूं मैं कंटेंट, ताकि आपको पता चल सके कि इसी के अंदर आया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो दिस इज कंटेंट के अंदर आ चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे ये इस क्लास के अंदर ही दिस इज कंटेंट आया है। तो उसी तरीके से अगर आप टाइटल डालना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। अब टाइटल तो हमारे पास पता है कि एक लाइन का काम है, हो सकता है यहाँ पे कंटेंट बहुत सारे HTML यहाँ पे हम लोग लिख रहे हो या वेरिएबल लिख रहे हो, तो हमने इस तरीके से सेक्शन और एंड सेक्शन किया है। अगर हमें एक लाइन चाहिए तो हम लोग सिंपल ये लिख सकते हैं @section, यहाँ पे बंद किया, यहाँ पे पहला हमने टाइटल लिखा, उस सेक्शन का नाम, दूसरे पैरामीटर में डायरेक्ट डाल देंगे हम लोग नाम। अब मान लो मुझे डालना है ऐप पेज, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे वो यील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सेक्शन को यूज कर सकते हो। सबसे पहले अभी आप यहाँ पे देखो laravel tutorial.app है, अभी बदल के ऐप पेज हो गया, और यहाँ पे अगर कंट्रोल यू करूं तो टाइटल में आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी, साइड बार। तो साइड बार भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं @section साइड बार @end section, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड साइड बार, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ ताकि पता चल सके कि यहाँ चाइल्ड स्टार्ट हुआ है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखो चाइल्ड साइड बार आ गया। बट आपने एक चीज गौर किया होगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज पेरेंट कंटेंट, वो गायब हो गया, मतलब वो नहीं है। तो अगर हमें वो भी चाहिए तो हमें बस यहाँ पे लिखना होता है @parent, मतलब पेरेंट का जो कंटेंट है वो भी रखो। तो अगर आप अब रिफ्रेश करोगे तो देखो पेरेंट कंटेंट भी है, चाइल्ड कंटेंट भी है। तो बेसिकली यही था हमारे पास, जो भी है ब्लेड टेम्पलेट, जो बेसिक आप यूज करोगे, बेसिक या ऑलमोस्ट यही होता है ब्लेड टेम्पलेट। तो अब आप इसको यूज करो, आपने देख लिया होगा कि कितना कंफर्टेबल हो जाता है जब हम PHP नहीं लिखते हैं, तो और आप कितने अच्छे तरीके से आपको यूज कर सकते हो। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो, ये याद नहीं हो रहा, तो इसको दोबारा देखो, क्योंकि आपको इसको व्यू में आप इसी को यूज करो तो बेटर है, क्योंकि आप Laravel यूज करने का फायदा ही यही है कि आप इसके सारे फीचर को यूज करो।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं।